अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योर सेल्फ नंबर 7.4 और ये क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टेस्ट योर सेल्फ नंबर 7.4 एंड क्वेश्चन इज व्हाई आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स टर्म्ड एज गुड कंडक्टर्स। कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को हम गुड कंडक्टर्स क्यों कहते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है सो यू विल डिराइव वन सेंटेंस फ्रॉम द क्वेश्चन और फिर आप स्टार्ट करेंगे अपना आंसर फ्रॉम द बिकॉज। लाइक ओवर हियर वी कैन राइट दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर टर्म्ड एज गुड कंडक्टर्स, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और देन यू विल स्टार्ट योर आंसर विद बिकॉज, यानी कि ओपनिंग लाइन लिखेंगे और फिर आपको अपनी रीजन देनी है। So why this happens? Strong electrolyte का मतलब है कि they will ionize completely. If something ionizes completely, so इसका ये मतलब कि वो होगी strong electrolyte. So strong electrolytes ionize completely. And when something is turned into ions completely, aqueous solution के अंदर, so it means that more ions would be produced. Let's mention aqueous solution over here as well. So it means that more ions would be produced. And if there are more ions, so more ions would be responsible for the more conduction. और जब कोई चीज ज्यादा कंडक्शन करेगी तो हम उसे कहेंगे कि that is a good conductor. तो आपको सेम चीजों को जस्ट इन सेंटेंस फॉर्म एक्सप्लेन करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज डज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म आयंस इन द सॉल्यूशन। क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन में आयंस बनाते हैं? सो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट फॉर्म आयंस। In a solution. And remember, if they do not form ions, it means that they do not allow current to flow through as well. So that was a quite simple question. Let's move to the next one, which is question number 3. What is the difference between a strong electrolyte and a weak electrolyte? जब भी आपको डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाए, सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप एक लाइन लगाएं इन द मिडल। एक साइड पे आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरी साइड पे आप लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड देन यू विल मेंशन देयर डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस कुड बी ऑफ द डेफिनेशंस, और हमने हमारी डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं टेक्स्ट के अंदर। एज वी नो दैट strong electrolytes are the electrolytes which ionize completely in aqueous solution to produce more ions. और अगर हम बात करते हैं weak electrolytes की, so weak electrolytes they will ionize to a small extent. इसके लिए word use करेंगे आप small extent का, कि they are ionized up to small extent. And if we talk about strong electrolytes, so strong electrolytes they will completely ionized. ओके, सेकेंड डिफरेंस कुड बी ऑफ द एग्जाम्पल, यानी कि आपको इक्वेशन लिख दें, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कोई भी एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आप उसको शो कर सकते हैं कि वो किस तरह से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अपने आयंस में। तो ये बनाता है सोडियम और हाइड्रो ऑक्साइड आयन, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो तो उसकी भी एग्जाम्पल्स हमने टेक्स्ट में डिस्कस की थी, जैसे कि एसिटिक एसिड। तो आप एसिटिक एसिड को ही शो कर सकते हैं कि अगर हम उसे वाटर में डालेंगे सो व्हाट विल हैपन, इट इज गोइंग टू मेक 2 आयंस। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए, इट शुड लुक प्रेजेंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज identify a strong or weak electrolyte among the following compounds. As you can see that
5 कंपाउंड्स आर गिवन इन द क्वेश्चन और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक. इफ यू टॉक अबाउट कॉपर सल्फेट तो दिस इज प्योरली आयोनिक कंपाउंड और ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगर बात करते हैं H2CO3 की विच इज द फॉर्मूला फॉर कार्बोनिक एसिड, सो कार्बोनिक एसिड होता तो है इलेक्ट्रोलाइट मगर इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट ऑल्सो एक्ट्स एज वीक इलेक्ट्रोलाइट. HCl is a strong electrolyte क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इस पे चार्जेस आ सकते हैं. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट फॉर सिल्वर और ये भी बनता है एक आयनिक बॉन्ड से, सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इन सब के आगे इलेक्ट्रोलाइट लिखना आप नहीं भूलेंगे. सो अगर किसी भी तरह से आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज गिवन होते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन से आयोनिक कंपाउंड्स हैं. तो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको उसकी पोलैरिटी पे भी फोकस करना होता है. यूजुअली हमने बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स अपने टेक्स्ट में पढ़े हैं तो अगर आप वो सारे एग्जाम्पल्स याद करेंगे तो आई होप के मैक्सिमम पोर्शन इसका कवर हो जाएगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. स्टेटमेंट इज which force derives the non-spontaneous reactions to take place. कि non-spontaneous reactions को कौन सी force derive करती है कि वो occur हों. हम जानते हैं कि non-spontaneous reactions क्या होते हैं. Non-spontaneous reactions are those reactions which takes place in the presence of external agent. इसकी डेफिनेशन हम इस चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में भी पढ़ चुके हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है. सो द एक्सटर्नल एजेंट जो हमारे इस चैप्टर में हमने देखा है वो एक्सटर्नल एजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कॉज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. सो एक्सटर्नल एजेंट इन दिस केस आर इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली जो कि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में. So basically electric energy is the force. Which helps the non-spontaneous reaction to proceed. Electrical energy proceed कराएगी non-spontaneous reactions को. और वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से non-spontaneous reaction स्टार्ट होगा. Next question is which type of chemical reaction takes place in electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम प्रोवाइड करते हैं विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है और वो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को. जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जिनको किसी एक्सटर्नल ड्राइविंग एजेंट की जरूरत होती है. सो ओवर हियर द इलेक्ट्रिक करंट इज गोइंग टू हेल्प नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टू स्टार्ट. और इसको एक सेंटेंस फॉर्म में एक्सप्लेन करके यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ इट एज वेल. जैसे कि हम जानते हैं कि NaCl आसानी से कभी भी अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम एंड क्लोरीन. क्लोरीन होती है गैस और सोडियम क्लोराइड को हम एज अ सोल्यूशन फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. वहां वो यूज होगा नेल्सन सेल के अंदर और हम इसे इसकी फ्यूज्ड स्टेट यानी कि मोल्टन स्टेट में भी यूज कर सकते हैं और उसके लिए हमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करना होगा वो होगा डाउन्स सेल. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7. स्टेटमेंट इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. When we were discussing construction and working of electrolytic cell, तो वहां हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि एनोड पे कौन से रिएक्शंस होते हैं और कैथोड पे कौन से रिएक्शंस होते हैं. मैंने आपको एक छोटी सी की बताई थी कि आपको याद रखना है एनऑक्स कि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन. सो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड और फिर आप लिख सकते हैं कि एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज. आप ये चीज भी बता सकते हैं कि वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से. एंड देन यू कैन कंक्लूड योर आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय राइटिंग इक्वेशन एज वेल व्हिच हैपेंस एट
एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस की, सो यू कैन राइट कि क्लोराइड आयंस जो है ना, दे आर गोइंग टू मूव टू दी एनोड और वो बनाएंगे Cl2 गैस और वो रिलीज कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन. सो हम कह सकते हैं कि एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाई द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड. आखिर एनोड को एनोड क्यों कहा जाता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड. सो हम ये भी जानते हैं कि कैथोड कनेक्टेड होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एनोड कनेक्टेड होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से. और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एन आइंस. एन आइंस वो होते हैं जिन पे होगा नेगेटिव चार्ज. एन आइंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया Cl माइनस. सो Cl माइनस है एन आइन, क्लोराइड आइन है और ये एन आइन है, तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. अब उसको हमने नाम दे दिया एनोड का. सो बेसिकली एनोड का नाम दिया गया एन आइन से, यानी कि वो वाला इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ एनाइंस अट्रैक्ट होंगे. और साथ ही साथ आप अपने आंसर में ये भी ऐड कर सकते हैं कि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन. और टू ब्यूटिफाई योर आंसर यू कैन ऑल्सो explain it with the help of one equation as well, which is happening at anode. Let's move to next question. Question number 9 is, in the electrolysis of water, as you know we have discussed the electrolysis of water in detail as a separate topic, towards which terminal H plus ions move. के हाइड्रोजन आयंस किस तरफ मूव करेंगे. अब towards which terminal यानी कि वो पूछना चाह रहे हैं कि किस इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे जाएंगे या फिर एनोड पे जाएंगे. एज वी नो दैट दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड के ऊपर. सो दिस इज अंडरस्टूड दैट हाइड्रोजन आयंस दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड. और जब ये कैथोड पे जाएंगे तो हाइड्रोजन आयंस दे वुड बी रिड्यूस्ड, यानी कि दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. और होगा क्या, वहां जाके दे विल रिड्यूस टू द हाइड्रोजन गैस जो कि फिर रिलीज हो जाएगी. और अगर हम देखें कि रिएक्शन इक्वेशन फॉर्म में कैसे होगा, सो H प्लस दे विल गो टू कैथोड. कैथोड पे होते हैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे एंड दे विल बी टर्न्ड इनटू H2 गैस. एज वी कैन सी दैट वो प्लस से आ गया है, 0 पे ऑक्सीडेशन नंबर किया है डिक्रीज. तो डिक्रीज किया है तो इसका मतलब है यहां हुई है रिडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट इज, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वेयर इज द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड. वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीजन कहां प्रोड्यूस होती है. अब जब वेयर पूछा है तो या तो होगा कैथोड और या इसका आंसर आएगा एनोड, यानी कि कैथोड पे होती है या एनोड पे. सो द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एनोड के ऊपर. यस, एनोड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होनी है फ्रॉम OH आइन, और जो OH आइन होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आइन. सो 4 OH आइंस दे विल ट्रेवल टूवर्ड्स एनोड और वो एनोड पे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में, प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है और साथ ही साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं. एज वी नो दैट 4 OH हैं, OH OH OH. जब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे एंड यू कैन सी दैट एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड this is going to form O2. So you can see 2H2O and 1 molecule of oxygen और of course 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिलीज भी होंगे. अब चूंकि यहाँ हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन. तो यहाँ से भी आपको हमेशा याद रहेगा कि ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे. सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज हैपनिंग एट एनोड. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
statement is towards which electrode of the electrolytic cell moves the cations and what does they do there? के cations किस इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं और वहां जाके क्या होगा? सो कैटाइंस पे होता है पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज है तो ये जाएंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ विच इज कैथोड. सो दिस इज अंडरस्टूड. और कैथोड होता भी इसीलिए उसका नाम है क्योंकि कैटाइंस उसकी तरफ मूव करते हैं. सो यू विल स्टार्ट राइटिंग योर आंसर विद in the electrolytic cell what happens? So in the electrolytic cell, cations carry positive charge, they move towards the cathode which is negatively charged, or you can say which is connected to the negative terminal of the battery. और फिर होगा क्या? वो वहां पे जाके होंगे reduced. So पहले आपको मेंशन करना है कि वो जाएंगे कैथोड पे, फिर आपको बताना है कि वहां जाके उनकी रिडक्शन होगी क्योंकि कैथोड से वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब उसके पास बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे आपके कैटाइंस. और जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो हम जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है रिडक्शन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो हो जाएंगे रिड्यूस्ड. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल, सच एज इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन. सो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन आइंस की, पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं, सो दे आर गोइंग टू ट्रेवल टू कैथोड और कैथोड पे जाके ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे. अगर 4 एटम थे तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है नॉर्मल स्टेट में आने के लिए. And then they are going to form 2 molecules of hydrogen gas. So this is what happens. As you can see clearly that this is the gain of electron. Plus sign shows that this is gain of electron. So यहाँ हो रही है reduce या फिर ये यहाँ हो रही है process of reduction. Let's move to last question from this test yourself. Statement is how the half cells of a galvanic cell are connected. What is the function of the salt bridge? अब पहले पार्ट का आंसर तो ऑलरेडी गिवन है कि जो हाफ सेल्स होते हैं गैल्वेनिक सेल में वो कनेक्टेड होते हैं विद सॉल्ट ब्रिज. उसको सॉल्ट ब्रिज ही कहा जाता है. तो पहला आंसर तो गिवन है, दैट इज गोइंग टू बी सॉल्ट ब्रिज. लेकिन अब देखते हैं कि उसके फंक्शन क्या होते हैं. सो व्हेन वी से फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट्स बेटर कि आप उसकी अलग से एक हेडिंग दें फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज की और फिर आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें. सो एक फंक्शन तो ये है टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखें आप दोनों सॉल्यूशंस को. सो वी कैन से मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बिटवीन 2 हाफ्स. और इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है कांटेक्ट. बिटवीन 2 हाफ सेल्स. और ये कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड्स डिप हैं अलग अलग बीकर में. तो अगर वो अलग अलग जगह पे डिप्ड हैं, सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि क्या वो कनेक्टेड नहीं है. सो बेसिकली वो जो दोनों सॉल्यूशंस अलग अलग हाफ सेल्स में हैं वो कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ओनली सॉल्ट ब्रिज. अगर आप सॉल्ट ब्रिज निकाल देंगे तो सर्किट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा. सो मुझे उम्मीद है कि अब आप इन क्वेश्चंस को और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सकेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक 7.5 which was electrochemical cell. As we know that there are 2 different types of electrochemical cells जो हो सकते हैं electrolytic cell and galvanic cell. हमने इन दोनों सेल्स से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है. मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कोई भी कॉन्सेप्ट एज अ क्वेश्चन फॉर्म आएगा तो आप उसका अच्छे से आंसर कर सकेंगे. सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.